नमस्कार, मैं हूं अशोक श्रीवास्तव। पूरी दुनिया की निगाहें, पूरी दुनिया की नजरें इस वक्त अफगानिस्तान पर लगी हैं। अफगानिस्तान से जो तस्वीरें आ रही हैं वो दिल दहला देने वाली आ रही हैं, दिल को कचोटने वाली आ रही हैं, दिल को दर्द देने वाली तस्वीरें आ रही हैं। ऐसा लगता है कि अफगानिस्तान में जो शांति से रहना चाहता है वो अफगानिस्तान छोड़कर भाग जाना चाहता है, चाहे दुनिया के किसी भी कोने में उसको जगह मिले, लेकिन वो अफगानिस्तान छोड़ना चाहता है। हवाई अड्डे पर जिस तरह का आलम है वो अपने आप में दिल दहलाने वाला है। लोग किस तरह से भाग रहे हैं, चलते हुए हवाई जहाज के पीछे, विमान के पीछे भाग रहे हैं। कोई पहिए से लटक कर किसी ने अपनी जान दे दी, तो कोई दरवाजे पर चढ़ा जा रहा है। कुल मिलाकर ऐसा लगता है कि तालिबान के कब्जे के बाद अफगानिस्तान के हर नागरिक को पता है कि अब उसका अंजाम क्या होगा, इसलिए वो अफगानिस्तान को छोड़कर चला जाना चाहता है। क्योंकि दरअसल अफगानिस्तान पर अब तालिबान का कब्जा हो गया है। उस तालिबान का वो बर्बर तालिबान दरअसल जो महिलाओं को, बच्चियों को सेक्स स्लेव बनाता है, वो बर्बर तालिबान जो दरअसल महिलाओं को पढ़ने का हक नहीं देता, वो बर्बर तालिबान जिसके नियम कायदे अगर आप नहीं मानेंगे तो सरे बाजार आपको गोली मार देगा या फिर आपको चौराहे पर लटकाकर फांसी दे देगा। ये बर्बर तालिबान नहीं तो क्या है। लेकिन अब जबकि अफगानिस्तान पर बर्बर तालिबान का कब्जा है, तो आज दो टूक में हम इसी पर बात करेंगे। आया बर्बर तालिबान, क्या होगा अंजाम? जी हाँ, आया बर्बर तालिबान, क्या होगा अंजाम? और अंजाम सिर्फ अफगानिस्तान का ही जो है स्टेक पर नहीं है, बल्कि बहुत कुछ और भी स्टेक पर है। क्योंकि अफगानिस्तान में बहुत सारे आतंकी संगठन, आतंकवादी पहले ही हैं। अब अगर बर्बर तालिबान जब वहां पर कब्जा कर लिया उसने, तो सवाल उठता है कि क्या एक बार फिर से अफगानिस्तान दुनिया भर के आतंकवादियों की शरण स्थली बन जाएगा? और इस सब का जो कुछ अफगानिस्तान में हो रहा है उसका इस पूरे क्षेत्र पर क्या असर पड़ेगा? क्योंकि मत भूलिए कि अभी जो स्टेटमेंट आ रहे हैं लगातार पाकिस्तान की तरफ से, चीन की तरफ से जो बयान आ रहे हैं, वो साफ दिखाते हैं कि पाकिस्तान और चीन में बड़ी खुशी का, जश्न का माहौल है कि देखिए तालिबान आ गया। तो भारत के लिए इससे बहुत सारे खतरे भी छुपे हुए हैं। खतरा इसलिए भी है क्योंकि भारत में बैठे बहुत से लोग तालिबान की वापसी का जश्न मना रहे हैं। दो टूक में आज इन सब पर चर्चा होगी, लेकिन इन चर्चा को क्यों होगी इसको लेकर ये रिपोर्ट है, उस रिपोर्ट को देख लीजिए, उसके बाद इस चर्चा को शुरू करेंगे। अफगानिस्तान पर तालिबान ने कब्जा कर लिया है। हथियारबंद तालिबानी आतंकियों ने अफगानिस्तान के राष्ट्रपति भवन और काबुल में भारत की बनाई संसद पर कब्जा कर लिया है और अफगानिस्तान के राष्ट्रीय ध्वज को हटाकर तालिबानी झंडा फहरा दिया है। अफगानिस्तान के शांति प्रिय लोग अपनी जान बचाने के लिए देश छोड़कर भाग रहे हैं। तालिबानी महिलाओं की तस्वीरों वाले पोस्टरों को रंग रहे हैं। इससे पहले तालिबान ये ऐलान कर चुका है कि लोग अपनी बच्चियों को मुजाहिदीनों के लिए छोड़ दें, इसलिए अफगानी महिलाएं डरी हुई हैं। तालिबानी महिलाओं और बच्चियों से बलात्कार करके उन्हें सेक्स स्लेव बनाने के साथ साथ महिलाओं पर तरह तरह के प्रतिबंध लगाने के लिए कुख्यात हैं। इसलिए अफगानिस्तान में महिला अधिकारों के लिए लड़ने वाली एक्टिविस्ट सेराज महबूबा ने अफगानिस्तान के हाल पर कहा कि दुनिया को शर्म आनी चाहिए। अफगानिस्तान पर तालिबान के कब्जे के बाद दुनिया के सामने अब कई सवाल उठ खड़े हुए हैं। सवाल ये कि जब दुनिया का एक मुल्क आतंकियों के कब्जे में चला गया तो यूनाइटेड नेशन जैसी वैश्विक संस्थाओं का क्या औचित्य रह गया है? सवाल अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन के नेतृत्व पर उठ रहे हैं। क्या बाइडेन के नेतृत्व में अमेरिका एक कमजोर और शक्तिहीन देश बन गया है? सवाल ये भी उठ रहे हैं कि क्या अमेरिका ने अफगानिस्तान की जनता के साथ दगा किया है? सवाल ये भी उठ रहे हैं कि आखिर अफगानिस्तान के राष्ट्रपति अशरफ गनी क्यों अपने लोगों को छोड़कर भाग गए? हालांकि इसका जवाब तो सबके पास है कि अशरफ गनी अफगानिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति नजीबुल्लाह की मौत नहीं मरना चाहते थे, इसलिए वो भाग खड़े हुए। गौरतलब है कि 90 के दशक में जब तालिबान ने अफगानिस्तान पर कब्जा किया था, तब पूर्व राष्ट्रपति नजीबुल्लाह को बेदर्दी से मारकर उनके शव को ट्रक से बांधकर सरे बाजार घसीटा गया और फिर एक खंबे से उनका शव लटका दिया गया था।
सवाल ये भी उठ रहे हैं कि अफगानिस्तान की इस डेवलपमेंट का विश्व की और खासकर दक्षिण एशिया की सुरक्षा पर क्या असर पड़ेगा, खासकर ये देखते हुए कि पाकिस्तान और चीन अफगानिस्तान पर तालिबान के कब्जे से बहुत खुश हैं। इसलिए सवाल ये भी उठता है कि इस सबका भारत पर, भारत की सुरक्षा पर क्या असर पड़ेगा। ये सवाल इसलिए भी बहुत अहम है क्योंकि भारत के कई नागरिकों ने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान की तरह अफगानिस्तान पर तालिबान के कब्जे पर खुशी जताई है या इसे जायज ठहराया है। इनमें गजाला वहाब जैसी लेखिका, पत्रकार और आकार पटेल जैसे कथित मानवाधिकारवादी पत्रकार भी शामिल हैं और उत्तर प्रदेश का राजनीतिक दल पीस पार्टी भी इस जश्न में शामिल है। तो हमारी रिपोर्ट थी और इसी रिपोर्ट के बाद आज दो टूक में जो सवाल उठाऊंगा वो आपके सामने है। दो टूक में आज का मेरा सवाल, आज दो टूक का सवाल, अफगानिस्तान में बर्बर तालिबान का कब्जा भारत के लिए इस खबर के क्या है मायने। जी हाँ, ये मेरा आज का सवाल है और इस सवाल पर चर्चा करेंगे और इस पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ फिलहाल 4 मेहमान जुड़ गए हैं। आइए परिचय करवा दूं। मेरे साथ आलोक बंसल जी जुड़ चुके हैं, इंडिया फाउंडेशन के डायरेक्टर हैं और आलोक बंसल जी सुरक्षा मामलों के जानकार हैं, रणनीतिक मामलों के एक्सपर्ट हैं। मेरे साथ एम्बेसडर एसआर तायल साहब जुड़ चुके हैं जो राजनयिक मामलों के, कूटनीतिक मामलों के जानकार हैं, भारत के पूर्व वरिष्ठ राजनयिक। बरखा त्रेहान जी मेरे साथ जुड़ चुकी हैं, वो एक्टिविस्ट हैं और शोएब जमाई साहब भी जुड़ चुके हैं, वो भी एक्टिविस्ट हैं और इस्लामी मामलों के जानकार भी हैं। आप चारों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। मैं आलोक बंसल साहब आपसे इस डिबेट की शुरुआत कर रहा हूं। सबसे पहला सवाल, इस पूरी डेवलपमेंट का भारत के लिए क्या मायने हैं? पहली चीज तो हमें समझना चाहिए जी कि अफगानिस्तान के आलोक जी आप एक बार फिर से शुरू करेंगे क्योंकि आवाज आपकी शुरू में डिस्टर्ब थी, अब हम आपको ठीक से सुन पा रहे हैं। भारत के लिए क्या मायने? देखिए, पहली चीज तो हमें यह समझना चाहिए कि तालिबान का जो भारत पे, अफगानिस्तान पे आधिपत्य हुआ है उसका भारत के लिए बहुत ही बुरा असर पड़ेगा। जैसा कि आपको मालूम है, अभी कुछ समय पूर्व उन तालिबान ने इस्लामिक अमीरात की घोषणा कर दी है कि अफगानिस्तान अब इस्लामिक अमीरात होगा। तो पहली चीज तो हमें समझना चाहिए कि तालिबान जिस विचारधारा को दर्शाता है वो एक बर्बर, मध्ययुगीन, पिछड़ी और कट्टरपंथी विचारधारा है। इस विचारधारा में किसी भी मतभेद का कोई ऑप्शन नहीं है। ये और इसमें महिलाओं, अल्पसंख्यकों और तो और सेक्टेरियन अल्पसंख्यकों जो इस्लाम के मतावलंबी होकर भी दूसरे विभिन्न मतों को का अनुकरण करते हैं, उनके लिए कोई जगह नहीं है। तो ऐसी एक्सट्रीमिस्ट आउटफिट का अफगानिस्तान में कब्जा हो जाना, तो उसके बाद ये जो इस्लामिक अमीरात बनेगा, यहां पे एक हब बन जाएगा इस कट्टरपंथी विचारधारा का, जिसे यहां से दूसरे देशों में एक्सपोर्ट किया जाएगा। और इसके बाद ये न सिर्फ ये क्षेत्र बल्कि वैश्विक सुरक्षा के लिए एक बहुत बड़ा खतरा हो जाएगा। और इसमें हमें यह भी समझना चाहिए कि तालिबान और अलकायदा के बीच में जो संबंध है वो बहुत प्रगाढ़ है, क्योंकि अलकायदा जब वैश्विक जिहाद की बात करता है तो वो तालिबान के अमीर यानी अमीरुल मोमिनिन के अंतर्गत करता है। और जब हम जिहाद की बात करते हैं तो उसमें एक किसी क्षेत्र पर आधिपत्य होना बहुत आवश्यक है, क्योंकि जिहाद आप जब ही कर सकते हैं जब आप किसी टेरिटरी के ऊपर आपका ऑक्यूपेशन हो थियोलॉजिकली। और अब इस अफगानिस्तान के ऊपर कब्जे के साथ जो जिहाद का जो मूवमेंट है वो ज्यादा बढ़ गया। और आप देखेंगे कि दुनिया भर में जिस तरीके से मोसुल के गिरने के बाद इस्लामिक स्टेट के लिए रिक्रूट्स पैदा हो गए थे, उसी तरीके से अब काबुल के गिरने के बाद आप देखेंगे कि अल कायदा के लिए जो रिक्रूट्स हैं वो जगह जगह पैदा हो जाएंगे। आपको हर राष्ट्र में उसके समर्थन में लोग आते हुए दिखेंगे। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि जो लोग आज तालिबान के लिए लड़ रहे हैं, जो पिछले 20 साल से लड़ रहे हैं, युद्ध भूमि में हैं, बंदूक उठाए हुए हैं, वो कल हल नहीं चलाने लगेंगे, क्योंकि अब काबुल पे तालिबान का कब्जा हो गया है। वो नए युद्ध स्थल ढूंढेंगे, नए युद्ध ढूंढेंगे, और उनमें से कुछ युद्ध स्थल भारत के अंदर भी हो सकते हैं। तो हमारे लिए तो ये हर तरह से चिंता की विषय है, क्योंकि अगर आपको याद हो कि पिछली बार जब 96 से 2001 तक तालिबान का आधिपत्य था अफगानिस्तान पर, तो कश्मीर जो है अंतरराष्ट्रीय युद्ध स्थल बन गया था। यहां चेचेनिया से लेकर सूडान तक के आतंकवादी यहां मिलते थे। तो अब उस तरीके की स्थिति की पुनरावृत्ति होने की काफी संभावनाएं हैं, और इसलिए भारत के लिए यह अत्यधिक चिंता का विषय है।
भारत के लिए यह अत्यधिक चिंता का विषय है। आलोक बंसल जी कह रहे हैं। अम्बेसडर तायल, आप इस पूरी डेवलपमेंट पे एक सवाल बड़ा वैलिड सा उठ रहा है, बार बार उठ रहा है, सुबह से सोशल मीडिया पर है, मन में बार बार ख्याल आ रहा है, ये यूनाइटेड नेशन जैसी, अमेरिका तो छोड़िए, अमेरिका तो एक अवसरवादी देश साबित हो गया है, और खास करके जो बाइडेन के नेतृत्व में ना सिर्फ अवसरवादी बल्कि जो बाइडेन के नेतृत्व में अमेरिका लग रहा है कि एक ऐसा मुल्क बनकर उभरा है जिसके पास ना कोई इच्छा शक्ति है, ना कोई नीति है, और उसके पास कुछ बचा नहीं है, ऐसा लग रहा है। लेकिन बड़ी बात यह है कि यूनाइटेड नेशन जैसी संस्थाएं जो हैं वो भी आज जो हैं कुछ नहीं कर पा रही है। तो सवाल उठ रहा है, इन संस्थाओं का औचित्य क्या है? दुनिया भर के देश इनको फंडिंग करते हैं ताकि दुनिया में कोई अशांति की स्थिति हो तो वहां पर ये हस्तक्षेप करें, कोई हल निकालें, लेकिन आज तो लग रहा है यूनाइटेड नेशन जैसी संस्थाओं का कोई औचित्य ही नहीं रह गया। मैं दो बात कहूंगा। देखिए, अमेरिका का जहां तक सवाल है तो प्रेसिडेंट ओबामा भी अफगानिस्तान छोड़ना चाहते थे, प्रेसिडेंट ट्रंप भी अफगानिस्तान छोड़ना चाहते थे, और प्रेसिडेंट बाइडेन ने उसी नीति को आगे बढ़ाया है। और कहीं ना कहीं हमें सबको सोचना पड़ेगा कि अफगानिस्तान को अफगानिस्तान की लड़ाई स्वयं ही लड़नी पड़ेगी, और दुनिया उनके लिए नहीं लड़ सकती। एक बात तो मैं ये कहूँगा। दूसरा, जहाँ तक यूएन सिक्योरिटी काउंसिल का सवाल है, देखिए उसने तो अपनी नपुंसकता पहले ही बिल्कुल सिद्ध कर दी है कि जितने भी बड़े बड़े मुद्दे हों, चाहे वो अफगानिस्तान है, चाहे वो साउथ चाइना सी है, चाहे इराक है, चाहे सीरिया है, इस समय यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का तो कोई रोल ही नहीं है। अब देखिए, जो ईरान में जिस तरह का न्यूक्लियर JCPOA, उसमें भी यूएन सिक्योरिटी काउंसिल का कोई रोल नहीं है। तो वो तो एक टॉक शॉप है, उससे कुछ उम्मीद करना इस स्टेज पर, जबकि अफगानिस्तान पूरा तालिबान के कब्जे में जा रहा है, तो कुछ मुझे नहीं लगता कि उससे कोई नतीजा निकलने वाला है। पर यहाँ एक बात मैं और कहूँगा कि शायद आज का जो तालिबान है वो 90 के दशक का तालिबान नहीं है। क्योंकि मैं दो चीज़ें कहूँगा उसमें, कि कम से कम 4-5 साल से तालिबान की दोहा में रशिया से बातचीत हो रही है, अमेरिका से बातचीत हो रही है, अभी ईरान से भी बातचीत हो रही है। और देखिए, जिस तरह से इन्होंने पिछले 2-3 महीने में पूरे अफगानिस्तान पर कब्जा किया है, कहीं से बहुत भयंकर मारकाट की कोई रिपोर्ट नहीं आई है। वो जो तालिबान है हर जगह डील कर रहे हैं। अफगानिस्तान की जो नेचर है, जो देश है, देखिए अफगानिस्तान देश कभी नहीं था, वो एक ट्राइबल लोगों का एक कंग्लोमरेट है। पर तायल साहब इंपॉर्टेंट बात यह है कि जिस तरह से कब्जा किया है तालिबान ने, जिस तरह से जो उसने खुद डील करी थी, उस डील को तोड़ते हुए आगे बढ़ा है, उससे तो साफ लगता है ना कि वो कहता कुछ है करता कुछ है। तो कहने के लिए तो एक चेहरा वो दिखा रहा है, लेकिन जो चेहरा दिखा रहा है वो चेहरा उसका असली चेहरा तो नहीं है। वो असली चेहरा नहीं है, पर वो एक जीतने वाले का चेहरा है। वो तो देखिए, हर चीज हर बात हर लोग करते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ, उनको डिफेंड बिल्कुल नहीं कर रहा हूँ, उनकी जो नेचर है वो भारत के लिए बहुत गंभीर विषय है। पर एक प्रैक्टिशनर के नाते, एक डिप्लोमेट के नाते मैं समझता हूँ कि अगर अफगानिस्तान पे तालिबान का कब्जा हो रहा है, चाहे जैसे भी हो, भारत को उनसे किसी ना किसी तरह से कुछ ना कुछ लिंक बनानी पड़ेगी। मेरा ये मानना है कि पश्तून अफगान को भारत से कोई गिला नहीं है। ये तो जो राहु बैठा हुआ है पाकिस्तान, उसकी वजह से जो भी हमारे डिफरेंसेस हैं तालिबान से, पाकिस्तान की वजह से हैं, और लश्कर तैयबा और इन सबको वहाँ सेंचुरी मिलेगी, वो हमें खतरा है। हमें ये प्रयत्न करना चाहिए कि जो पश्तून है, जो अफगान है, वो तो हमेशा से भारत के मित्र रहे हैं। हमें उनके बीच और पाकिस्तान के बीच में जो भी स्पेस है उसको एक्सप्लॉइट करने का प्रयत्न करना चाहिए। ठीक है, मैं जल्दी बाकी मेहमानों के पास जाऊं, उससे पहले जल्दी से एक कमेंट में आलोक जी आपका ले लेता हूं तुरंत। क्या आपको लगता है ये बदला हुआ तालिबान है, इससे डील करनी चाहिए, भारत को भी सोचना चाहिए? जो देखिए, मैं इस बात से बिल्कुल सहमत नहीं हूं कि ये बदला हुआ तालिबान है। ये तालिबान घुटा हुआ तालिबान है, जो अमेरिका से महीनों बातचीत करता रहा। जितने वायदे उन्होंने दोहा में किए, जहां किए, उसके ऊपर उन्होंने खरे नहीं उतरे। और यह बात जहां तक सवाल है कि जो जो क्षेत्र इन्होंने ऑक्यूपाई किया है, वहां पे जिस तरीके की बर्बरता की है, उसको आप देख सकते हैं। अगर लोगों को क्रेन से टांग दिया गया है, लोगों को मार के, वो क्या कोई सभ्य लोगों की निशानी है? हेरात में कैप्चर करने के बाद एक एक घर की तलाशी ली जा रही है। और अभी जो मेरे पास काबुल से खबरें आ रही है कि काबुल में वो लिस्ट लेके ढूंढ रहे हैं लोगों को, एक एक घर घर की तलाशी ली जा रही है।
जो भी लोग सरकार के साथ थे, अमेरिका के समर्थक थे, उनको सबको खतरनाक मौत देने का अंदेशा है। और इसी कारण आप देख रहे हैं जो एयरपोर्ट के आपको जो सीन्स दिख रहे हैं कि लोग एयरपोर्ट के एयरक्राफ्ट के टायरों को पकड़कर जाने के लिए तैयार हैं और ऊपर से हवा से गिर के लोग मर रहे हैं। ये भयावह स्थिति जब ही आती है जब लोग बिल्कुल पूरी तरह से डेस्परेट है निकलने के लिए, क्योंकि उनको मालूम है कि जो तालिबान उनको मौत देगा वो बहुत ही भयावह होगी। और इसके लिए लोग जो है इस वक्त काबुल से निकलना चाह रहे हैं। तो ये सोचना कि तालिबान बदल गया है मेरे ख्याल से बहुत गलत होगा। ये एक ऐसी विचारधारा के साथ जुड़ा है, एक बहुत ही कट्टरपंथी जिहादी विचारधारा के साथ जुड़ा है कि इसमें परिवर्तन होना संभव ही नहीं है। अगर परिवर्तन होता तो कई चीजें देखी हमने पिछले दिनों। पहले उन्होंने बोला कि हम काबुल के अंदर नहीं जाएंगे, काबुल के अंदर घुस गए, राष्ट्रपति का वो ऑक्यूपाई कर लिया उन्होंने प्रेशर। अभी देखा आपने पार्लियामेंट के अंदर बंदूक लेके घूम रहे हैं। उसके बाद आपने देखा इस्लामिक अमीरात की घोषणा हो गई, उन्होंने कहा हम कोऑर्डिनेटिंग काउंसिल नहीं चाहेंगे। लोगों ने बहुत नेगोशिएट करने की कोशिश की और अभी आपको कहीं पे भी ऐसा कोई इंदेशा नहीं मिल रहा है। यह बात सही है कि जो तालिबान के नेगोशिएटर्स हैं जो दोहा में हैं या अन्य जगह पे हैं, वो जरूर ऐसे वक्तव्य दे रहे हैं कि तालिबान सिविलाइज्ड है, क्योंकि वो नहीं चाहते कि इस वक्त अंतरराष्ट्रीय कम्युनिटी तुरंत उनके खिलाफ हो जाए। वो कोशिश कर रहे हैं कि एक फसाड मेंटेन रहे कि हम सिविलाइज्ड हैं, पर अंदर जो कार्य हो रहे हैं अफगानिस्तान के अंदर वो वही है जो तालिबान ने 96 में किए थे। तीन चीजें मैं शोएब जी के पास जाऊं, तीन चीजें और जोड़ दूं इसमें जो खबरें वहां से आ रही हैं। कुछ दिन पहले आपको ध्यान होगा तालिबान की तरफ से एक बयान आया था जिसमें कहा गया था कि जो बच्चियां हैं और जो महिलाएं हैं उनको मुजाहिदीनों के लिए जो है उनके साथ शादी करवा दे और उनके लिए तैयार रखें। एक बयान ये आया था तालिबान का। दूसरा, अभी जो लेटेस्ट खबर है कि कहा गया है कि रात को 9 बजे के बाद कोई घर से ना निकले। और तीसरी जो इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट जो काबुल और बाकी शहरों में है, वहां पर महिलाओं के जो पोस्टर्स लगे हैं शहरों में, उन पोस्टर्स को पोता जा रहा है, उनको रंगा जा रहा है। महिलाओं के जो पोस्टर्स हैं उनको हटाया जा रहा है। तो सवाल यह है कि सोच तो वही है जो तालिबानी सोच थी। शोएब जमई साहब क्या कहेंगे आप? सोच तो वही है, खतरे तो वही हैं। देखिए, मैं समझता हूं कि इस पूरे पैनल में अगर सबसे ज़्यादा कोई एक्सपीरियंस डिप्लोमेसी के मामले में, फॉरेन पॉलिसीज़ के मामले में ये है तो हमारे पूर्व एम्बेसडर साहब वो हैं। और उससे ज़्यादा एक्सपीरियंस, उससे ज़्यादा तजुर्बा अफगानिस्तान या फॉरेन पॉलिसी के बारे में किन्हीं को नहीं है। तो जब उन्होंने एक बहुत बैलेंस बात की और बहुत एक बैलेंस अप्रोच नपा तुले अंदाज में इंडिया को इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करते हुए एक बात कही, तो उसका विरोध कौन किया? जिनको फॉरेन पॉलिसी के बारे में कोई एक्सपीरियंस नहीं है, ना वो कोई सर एक मिनट शोएब जमई साहब, एक मिनट। मेरे किसी पैनलिस्ट के बारे में कोई निजी टिप्पणी आप प्लीज नहीं करेंगे। आप अपनी बात कहें। कल सुनिए, मेरी बात सुनिए। मैं भी कह सकता हूं कि आप इस्लामी मामलों के जानकार होने का दावा करते हैं, लेकिन आपको इस्लामी मामलों की समझ नहीं है। टिप्पणी करना बड़ा आसान होता है। आप किसी को पर्सनल, आप अपनी बात रखिए। आपने कहा उनको जानकारी है, ताहिल साहब को, ठीक है, यहां तक ठीक है, लेकिन आप कहें कि टिप्पणी कौन कर रहा है, तो आप दूसरे की टिप्पणी पर निजी टिप्पणी नहीं करें, नहीं तो आपके ऊपर भी बहुत सारी निजी टिप्पणियां हो सकती हैं। प्लीज मेंटेन रखें जी, मेंटेन रखें जी जी, एक्सेप्टेड सर, आपकी बात एक्सेप्टेड जी। अभी देखिए, जो पूरा आज के दिन का डिबेट तमाम मीडिया चैनलों पर रहा, वो इसी बात पर रहा कि आज काबुल इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे जो हालात, जो भयावह स्थिति जो देखने को मिली, उसके बारे में हम पूरे तालिबान को तौल रहे हैं। एक सवाल इस पर उठता है कि अभी तक काबुल इंटरनेशनल एयरपोर्ट की जो सिक्योरिटी की जिम्मेदारी है जो यूनाइटेड नेशन फोर्स के पर है। 5000 अमेरिकी सैनिक अभी भी काबुल इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर हैं। ब्रिटेन की फोर्सेस हैं वहां पे। तालिबान का न कब्जा है, न तालिबान के कोई लड़ाके वहां पे एयरपोर्ट की सिक्योरिटी संभाल रहे हैं। तो सवाल ये उठता है कि जब 5 अफगानी अभी मारे गए, जिसको यूएस के फोर्सेस ने उस पर गोलियां चलाई और 5 लोग मारे गए और जगह जगह सीढ़ियों पे पड़ी मिली उनकी लाशें, तो ये सवाल मैं अफगानिस्तान के तालिबान से पूछूंगा या यूनाइटेड नेशन के फोर्सेस से पूछूंगा, नाटो से पूछूंगा? पहली बात। दूसरी बात ये है कि हम अभी आपने कहा कि भाई यहां से कि उन्होंने बयान जारी किया कि लड़कियों को दे दिया जाए, उनके जो है फाइटर्स को। तो आप इसके बयान को तो आप बिलीव करके कह रहे हैं कि भाई ऐसा करेगा अफगानिस्तान, लेकिन उन्होंने जो बयान दिया इंटरनेशनल कम्युनिटी को कि हम इंडिया के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करेंगे, जो $1.5 बिलियन हमने इन्वेस्ट किया, वहां के जो हाइडल पावर प्रोजेक्ट जो इंडिया चला रहा है, और 34 प्रोविंस, अभी यूनाइटेड नेशन में हमारे त्रिमूर्ति जी ने यह बात साफ कही कि हमारे 34 प्रोजेक्ट में यहां से इन्वेस्टमेंट
इन्वेस्टमेंट्स हैं उसको प्रोटेक्ट करेगा अफगानिस्तान, ये तालिबान। वो कह रहा है कि हमारे एम्बेसी में हमारे भारतीय नागरिकों को कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा। शोहेब शाहीन जो उसके प्रवक्ता हैं और पॉलिटिकल विंग के भी जो बड़े माहिर आदमी हैं, वो ये कह रहे हैं कि हम वहां पे महिलाओं के अधिकारों की सुरक्षा करेंगे। ये इंटरनेशनल कम्युनिटी को यहाँ से, तो आप कम से कम इस बात को तो मान लीजिए। ठीक है, मैं ठीक है शोएब जमी साहब आपने सवाल ये उठता है, हाँ, देखिए मैं एक बात में कंप्लीट कर लूं। सिर्फ मेरा ये कहना है कि चाहे हम अफगान तालिबान को आतंकी कहें या एक सरकार कहें, उससे उनको कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। नाटो फोर्सेस नहीं है, सब लोग चले गए। अफगानिस्तान के 3.5 लाख सेना ने उस पर सरेंडर कर दिया। अब हकीकत यह है कि वो सरकार में है, वो सत्ता में है। हमको ये देखना है, इंडिया की फॉरेन पॉलिसी को ये देखना है कि हमने अपने इंटरेस्ट को कैसे प्रोटेक्ट करना है, हमारे नागरिकों की सुरक्षा हो। हम चाइना और पाकिस्तान को अपर हैंड नहीं दे सकते। अगर हमने वहां लूज कर दिया अफगानिस्तान, तो बलूचिस्तान में हमारी जो स्ट्रेटेजिक लोकेशन है, जो मिशन है, उसको लूज करेंगे। बिलियंस ऑफ डॉलर के इन्वेस्टमेंट को लूज करेंगे। और अफगानिस्तान को लूज करना यानी चाइना और पाकिस्तान को फ्री हैंड देना कि अब आप हमें घेरिए, ये नहीं होना चाहिए। इसलिए मैं कहता हूं कि या तो आप उसको एक एज ए गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज कीजिए, जैसे चाइना और पाकिस्तान ने किया, और उनके साथ टॉक्स होल्ड कीजिए जो चल रहे हैं। अभी भारत के जो यहां से यूनाइटेड नेशन में जो रिप्रेजेंटेटिव है त्रिमूर्ति साहब ने जो बातें कही, बड़ा बैलेंस था। उन्होंने तालिबान को कोई नेगेटिव बात नहीं की। उन्होंने कहा कि मेरा सजेशन है कि वहां माइनॉरिटीज के राइट को प्रोटेक्ट कीजिए। इंटरनेशनल कमेटी ने अपनी छवि बनाई और जो आपने वादे किए हैं उसको पूरा कीजिए। ठीक है, एक मिनट आ रहा हूं बरखा जी, एक मिनट आ रहा हूं बरखा जी, एक कमेंट कर दूं उसके बाद मैं आ रहा हूं। आपने कहा कि तालिबान की आपने जो है ये बात तो नहीं मानी कि भाई वो वहां पर जो है किसी को जो है वो रिफाइंड तालिबान है जो उसके बयान थे, लेकिन आपने तालिबान का मुजाहिदीन को लड़कियां देने वाली बात मान ली। तो वो बात मैंने इसलिए मान ली क्योंकि हर संस्था का एक ट्रैक रिकॉर्ड होता है सर। जो ट्रैक रिकॉर्ड है तालिबान का, उस ट्रैक रिकॉर्ड के आधार पर मैं ये मानता हूं, उस ट्रैक रिकॉर्ड के आधार पर अगर तालिबान ने कहा कि अपनी बच्चियां, अपनी लड़कियां मुजाहिदीनों के हवाले कर दें, तो ऐसा कर चुका है तालिबान। तालिबान इस तरह की चीजें कर चुका है। तालिबान बाकायदा महिलाओं को सेक्स स्लेव बनाता रहा है। तालिबान जो सेराज महबूबा वहां की जो वुमेन एक्टिविस्ट हैं, उन्होंने पूरी दुनिया के लिए लानतें भेजी हैं। कहा कि आप हमारे बच्चियों को, हमारी लड़कियों को प्रोटेक्ट नहीं कर सकते, शर्म आनी चाहिए। महिला एक्टिविस्ट अफगानिस्तान की है। वेट एंड वॉच हमारी पॉलिसी होनी चाहिए। वो एक मिनट बाबा सुनिए, एक मिनट में आ रहा हूं, सरकार की भी पॉलिसी है। सुनिए बाबा, शोएब जमी जी, एक मिनट, बरखा जी आ रहा हूं मैं, बरखा जी आ रहा हूं। शोएब जमी जी, विदेश मंत्रालय जो है वो अभी आपने मुझे हैरानी है, अभी आपने तुरंत जो आलोक जी के लिए कहा कि वो विदेश नीति नहीं जानते, लेकिन आपने विदेश नीति पे कितना अच्छा लेक्चर दिया। चलिए, आप जानते हैं, आलोक जी भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं। आलोक जी आता हूं एक मिनट, मैं भी जानता हूं विदेश नीति को लेकर थोड़ी बहुत समझ हम सबको है, और थोड़ी बहुत समझ हम सबको यह भी है कि तालिबान क्या है। हमको थोड़ी बहुत समझ यह भी है कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री क्यों तालिबान के आने पे खुशी जता रहे हैं, चीन क्यों। एक मिनट सर, एक मिनट सुनिए ना, एक मिनट, मैं कह रहा हूं ना, ये हम सब समझ रहे हैं कि आज पाकिस्तान क्यों खुश हो रहा है। ये हम सब समझ रहे हैं कि आज जो है हिंदुस्तान के लोग क्यों कुछ लोग खुश हो रहे हैं। ये हम सब समझ रहे हैं कि आज आखिर क्या वजह है कि चीन खुश हो रहा है। ये तो हम सब थोड़ा बहुत समझते हैं। लेकिन बरखा जी, आप बोलिए, क्या कहेंगे इस डिबेट में आप? हकीकत तो सबसे पहले यह है कि अगर तालिबान का धर्म है तो आतंकवाद का भी धर्म है, और आज पूरे दुनिया में यह धर्म उजागर हो गया है। आप जो मर्जी कहते रहे, जितना मर्जी डिफेंड करते रहे, लेकिन जो एट्रोसिटीज ऑन वुमेन, ऑन जो बच्चों के साथ हो रहा है, ये बर्बरता माफ नहीं की जाएगी। सब देख रहे हैं। आप कंडेम करने की बजाय आप अप्रिशिएट कर रहे हैं। आपको शर्म नहीं आती कि ऐसे लोग जो बर्बरता से लोगों को मार रहे हैं, और ये भारतवर्ष के लिए तो बहुत घातक सिद्ध होगा। ये दृश्य भयावह है। बहुत जल्द भारत में भी इसके अंश देखने को मिलेंगे। जैसे लोग भाग भाग करके काबुल के एयरपोर्ट में आ रहे हैं, लटक के तैयार हैं भागने के लिए। 56 कंट्रीज हैं, वहां क्यों नहीं जा रहे? ये सारे लोग भारत क्यों आना चाहते हैं? क्योंकि यहाँ भारत में ये सिक्योर फील करते हैं। यही आतंकवाद के अंडे बना रखे हैं इन्होंने सब जगह पे, और भारत में भी आतंकवाद फैलाना चाहते हैं। आज ये यहाँ पे भारत में आ गए, जिस
बांग्लादेशियों को देखते आए हैं, इतने सारे लोग, यहाँ पे क्राइम बढ़ रहा है, हम उसे तो रोक नहीं पाए, अब इन्हें भी आने दे क्या? ठीक ये है। फॉरेन पॉलिसी जो भी बना रहे हैं इन्हें रोकना होगा, चाहे वह भारतीय है। ये कह तो रहे, अभी आप कह रहे थे कि वो लोग उन्हें सेफ रहेंगे, पॉलिसीज बन रही है, कौन सी पॉलिसीज? मार रहे हैं, काट रहे हैं, महिलाओं को क्या क्या कर रहे हैं, पोस्टर पोत रहे हैं, घरों में घुस रहे हैं। ठीक है बरखा जी, क्या हो रहा है? बर्बरता का कोई अंत ही नहीं है। एक मिनट बरखा जी, मैं यहाँ पे एक बात और कह दूं, छोटा सा ब्रेक, फिर मैं आलोक जी आपके पास आ रहा हूं। आलोक जी कुछ कहना चाह रहे थे, लेकिन मैं सिर्फ याद दिला रहा हूं, मैं सिर्फ शोएब जमई साहब आपको और बाकी देश को याद दिला रहा हूं कि ये वही तालिबान है जिसने भारत के पत्रकार दानिश सिद्दीकी की बर्बर तरीके से हत्या की थी। अगर आप वो रिपोर्ट पढ़ लेंगे जिसमें दानिश सिद्दीकी की किस तरह से हत्या की गई थी, तो फिर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। जो लोग आज तालिबान को बदला हुआ तालिबान कह रहे हैं, जो लोग आज तालिबान की बात पर विश्वास करने की बात कर रहे हैं, उनको यह भी बता दूं कि दानिश सिद्दीकी घायल हुए थे, और जब घायल हुए थे तो दानिश सिद्दीकी ने बाकायदा एक मस्जिद में शरण ली थी, वहां से खींचकर घसीट करके उनको, दानिश सिद्दीकी को इसी तालिबानी सोच ने बर्बरता से मारा था। लेकिन जो लोग दानिश सिद्दीकी की मौत पर आंसू बहाने का नाटक कर रहे थे, आज वही तालिबान के आने पर जश्न मना रहे हैं। ये डबल स्टैंडर्ड नहीं तो क्या है। एक छोटा सा ब्रेक ले रहा हूं, ब्रेक के बाद आलोक जी मैं आपके पास आता हूं और इस डिबेट को आगे बढ़ाऊंगा। ओ काका, हुआ है शहर, ले आए खाद बीज? भाई लेके तो आया हूँ, पर क्या कहूँ, महंगाई इतनी हो गई है कि समझ में नहीं आता है कि खेती करे कैसे। फसल भी अच्छी नहीं होती है, ये दवाइयाँ नहीं डालूँ तो कर्जा करके लाओ, कैसे भी लाओ, लाना तो पड़ेगा ही। और ये दवाई की दुकान का कर्जा तो ख़त्म होने का नाम नहीं लेता। लाना तो मुझे भी है, पर सब कुछ इतना महंगा है, कहाँ से लाऊं, किससे खरीदूं, किसके पास सही दामों में मिलेगा और क्वालिटी उत्पाद भी मिलेगा या नहीं। अपनी फसलों की सही दवाओं के लिए दूर दूर तक शहरों में जाना और दवाओं को लाना पड़ता है। फसलों के लिए दवाएं सही है या नहीं, ये जानकारी भी नहीं होती। फसलों की कटाई पर सही दाम मिलेंगे या नहीं, इन तमाम मुश्किलों से दूर होने के लिए आइए खेती बाड़ी केंद्र। खेती बाड़ी केंद्र एक ऑनलाइन सेवा केंद्र है जिससे आप अपने मोबाइल के द्वारा जुड़ सकते हैं, जहां आपको अपनी खेती के लिए सही प्रकार की दवाएं मिलेंगी, वो भी होलसेल मूल्य पर। वो सभी दवाएं सीधा निर्माता से लेकर आप तक पहुंचाते हैं, यानी कि बीच में होने वाले सारे खर्च की बचत आपकी जेब में। साथ ही साथ दवाओं को लाने और ले जाने की झंझट से भी छुटकारा। अपनी मुश्किलों को दूर करने के लिए आप खेती बाड़ी केंद्र पर एक मिस कॉल करें। खेती बाड़ी केंद्र का किसान मित्र आपसे तुरंत संपर्क करेगा और आपको सभी जरूरी जानकारी देगा। खेती बाड़ी केंद्र की फ्रेंचाइजी लेकर खेती बाड़ी मित्र बनिए और किसानों की सेवा कर देश की तरक्की में भागीदार बने। आज ही संपर्क करें नीचे दिए गए नंबर पर और खेती बाड़ी केंद्र से जुड़े। ये है खेती बाड़ी केंद्र ऐप। अच्छा, किसानों की सरदारी, उन्नत खेती बाड़ी केंद्र, देश के अन्नदाता की दुकान। दो टूक में आपका एक बार फिर स्वागत है। दो टूक में आज हम तालिबान के अफगानिस्तान पर कब्जे की जो खबर है उस पर चर्चा कर रहे हैं। आया बर्बर तालिबान, क्या होगा अंजाम और भारत के लिए इस खबर के क्या मायने हैं, और तालिबान जो है अब उसकी क्या रणनीति होगी, भारत की क्या रणनीति होगी, इस पूरी खबर को कैसे देखा जाना चाहिए, हम इस पर चर्चा कर रहे हैं। चार मेहमान मेरे साथ जुड़े हुए, आलोक बंसल साहब, एसआर तायल जी, बरखा त्रेहान और शोएब जमई जी। आलोक जी आप कुछ कहना चाह रहे थे जल्दी से, फिर मैं तायल जी और मैं शोएब जमई जी के पास जाऊंगा। जस्ट दो चार बातें, मेरे साथ तो एक पैनलिस्ट हैं जो अफगानिस्तान के काफी जानकार हैं, मैं उनको ये बताना चाह रहा हूँ तालिबान की किन बातों पर विश्वास करना चाहिए, किन पर नहीं करना चाहिए, उस पर उन्होंने प्रश्न किया। तालिबान ने कहा हम हमला नहीं करेंगे, जितनी वार्ता हुई हम इसके बाद जो है ट्रांसफर ऑफ पावर होंगे, उन्होंने कुछ नहीं रोका, उसके बाद वो हमला करते चले गए। कल उन्होंने बोला हम काबुल के गेट पर रुक गए, हम काबुल के अंदर नहीं चलेंगे, फिर भी चले गए अंदर। अब वो बोल रहे हैं कि एयरपोर्ट पे जो मौत हुई है उसके लिए कौन जिम्मेदार है। मैं ये पूछ रहा हूं इतने सारे लोग एयरपोर्ट पर आ क्यों रहे हैं? आप ये देखिए कि लाखों की संख्या में आज अफगान जो है किलोमीटरों चल के एयरपोर्ट की तरफ आ रहे हैं, दीवार फाड़ने की कोशिश कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि वो भागना चाहते हैं। क्यों भागना चाहते हैं? क्योंकि उनको मालूम है कि तालिबान का क्या रवैया है। जिस तरीके से उन्होंने खासा जवान को मारा, उसका वीडियो निकाला, आपने देखा किस तरीके से मारा है। हेरात से मेरे पास कंटिन्यूअस मैसेजेस आ रहे हैं। मेरे पास इस वक्त
काबुल और हेरात से खबरें आ रही हैं इस टाइम, जिस टाइम मैं आपके साथ बैठा हुआ हूं। हेरात की जो एमपी है, लेडी एमपी है नहीद फरीद, उसके घर में अटैक करते ही जैसे ही कैप्चर किया, उसके घर के लोगों को मारने के लिए पहुंचे। वो जस्ट 1 घंटे पहले निकल पाई वहां से, उसका घर पूरी तरह तहस नहस कर दिया है। अफगानिस्तान से कल जो विमेन मिनिस्टर है वो रो रही थी, क्योंकि उसको पता नहीं वो जिंदा रहेगी कि नहीं रहेगी। ये स्थिति है, और आप उसमें तालिबान को जस्टिफाई कर रहे हैं कि तालिबान की बातों पर विश्वास कीजिए। तालिबान ने आज तक किस भरोसे की बात पर आपके काम किया, ये बताइए। ना इंटरिम काउंसिल बनाने के लिए तैयार है, ना अंतरिम सरकार के लिए तैयार है। उन्होंने जो जो चीजें बोली थी कि हम नहीं करेंगे, वो करेंगे। जहां तक सवाल महिलाओं का है, वो बोल रहे हैं हाँ हम महिलाओं को काम करने की इजाजत दे सकते हैं, जैसे बहुत बड़ा एहसान कर रहे हैं। क्या उनका कंडक्ट होगा, किस तरीके से कवर होना है, वो कल उसने बता दिया, बुर्का पहन के रखना पड़ेगा उनको सर से पांव तक। तो क्या कर सकते हैं ऐसे देश में जहां महिलाएं इस वक्त काफी बड़ी संख्या में काम कर रही थी, उनको अंदर कर दिया जाएगा। माइनॉरिटीज के साथ वो क्या करेंगे, वो तो आने वाला समय दिखाएगा। मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा हूं कि आप जो जस्टिफाई कर रहे हैं कि एयरपोर्ट पे जो फायरिंग हो रही है उसके लिए अमेरिकन दोषी हैं, मैं यहां ये बताना चाह रहा हूं कि जिस बड़ी संख्या में लोग जा रहे हैं, उस तरीके से एयरपोर्ट का फंक्शनिंग नहीं हो सकता जैसी अभी स्थिति है। तो उसके लिए सुरक्षा सेनियों को कहीं ना कहीं तो रोकना पड़ेगा लोगों को। आप ये बताइए कि क्या हालात है कि लाखों लोग किलोमीटरों चल के दीवार फांद के एयरपोर्ट के अंदर जाना चाह रहे हैं। आपने देखी किस तरीके की तस्वीरें, लोग एयरक्राफ्ट के ऊपर चढ़ के टेक ऑफ करने के टाइम चढ़ रहे हैं, एयरक्राफ्ट के पीछे भाग रहे हैं। ऐसी स्थिति होने के पीछे क्या हताशा का कारण है, इसके लिए तालिबान जिम्मेदार है कि अमेरिकन जिम्मेदार? ठीक है, बोलिए शोएब जमाई जी, जो हालात हैं उसके लिए जिम्मेदार कौन है? और इसी तालिबान ने तो दानिश सिद्दीकी की हत्या की थी। देखिए, नहीं, मुझे हैरत नहीं हुई कि जब हमारे दोस्त ने 5 लोगों को जो अभी एयरपोर्ट में गोली मार दिया गया, उसके लिए क्रिटिसाइज भी नहीं किया अमेरिका को, तो मुझे हैरत नहीं हुई, क्योंकि इंडिया फाउंडेशन का ये एक बड़ा ट्रैक रिकॉर्ड रहा। अभी मैं मोबाइल पे चेक कर रहा था तो पता चल गया मुझे। बहरहाल देखिए, 2 पॉइंट्स इसमें बहुत अहम उठे हैं कि हम क्यों यहाँ से तालिबान को रिकॉग्नाइज करने की बात कर रहे हैं, और दूसरा वुमेन राइट्स के इश्यूज पर। पहली बात तो ये है कि 2010 में इसी मुल्ला बिरादर, जिनको इंटरिम प्रेसिडेंट बनाया गया है, इसी को पाकिस्तान ने गिरफ्तार किया, और 2018 में ट्रंप सरकार ने ही दबाव डाल करके उसको रिलीज करवाया, और उसके बाद उनकी पॉलिटिकल कमीशन का हेड बना के कतर में, दोहा में जाकर के उसके साथ नेगोशिएट किया और डील किया। अब आप समझिए ना कि आखिर क्या ऐसी वजह है कि 3.5 लाख अफगानिस फोर्सेस, जिसके पास एयर फोर्स भी है, टैंके भी हैं, सब कुछ, आर्म्स एंड एम्युनिशन, वो 75,000 ये जो तालिबानी जो ऊंचा पैजामा और दाढ़ी टोपी रख के और पुराने किस्म के कलाशनिकोव लेके हैं, और उसके सामने घुटने ऐसे टेक देते हैं जैसे कोई वीडियो गेम का खेल चल रहा हो। क्या ऐसी वजह होगी कि अफगान के प्रेसिडेंट जो गनी साहब है, वो जब प्रेसिडेंशियल पैलेस में ये लोग घुसे तो उसको ऐसे गला लगा रहे हैं जैसे कोई पूछड़ा हुआ भाई। ये कहीं ना कहीं एक फिक्स गेम है जिसमें यूनाइटेड नेशंस की भी हाँ है, इसलिए मैंने कहा कि वो तो गेम खेल रहे हैं ना, हम भी तो कुछ खेलें। दूसरी बात, दूसरा पॉइंट जो अभी बहुत रेजिंग कंसर्न इशू है वुमेन राइट्स की, मैं ये कह रहा हूं कि सऊदी अरेबिया एक ऐसी कंट्री है जहां पे महिलाओं को बुर्का पहनने के बगैर आप बाहर नहीं निकल सकते। सऊदी अरेबिया एक ऐसी कंट्री है जहां सख्त शरिया कानून लागू। क्या सऊदी अरेबिया के साथ भारत के रिश्ते अच्छे नहीं है? हम उनसे पेट्रोल नहीं लेते? प्रधानमंत्री मोदी जी वहां जाकर के उनके हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड उनको नहीं मिलता? सऊदी अरेबिया में क्या, सऊदी अरेबिया को चलाने वाले क्या महिलाओं को सेक्स स्लेव बनाते हैं? सऊदी अरेबिया, एक मिनट, सऊदी अरेबिया को चलाने वाले जिन लोगों के हाथ में सऊदी अरेबिया की सत्ता है, क्या वो दानिश सिद्दीकी जैसे पत्रकार को मस्जिद से खींचकर मारते हैं? क्या सऊदी अरेबिया में जिन लोगों की सत्ता है वो महिलाओं को सेक्स स्लेव बनाते हैं? उनको कहते हैं कि अपनी बच्चियां हमारे हवाले कर दो, हमारे मुजाहिदीनों के हवाले कर दो। सऊदी अरेबिया में ऐसा होता है? आप तो कई बार गए होंगे, तो बता दीजिए। मैं जवाब देता हूं। पहली 2 बातें तो जो आपने मान ली कि भाई उन्होंने शरिया लॉ वहां भी लागू है सऊदी अरब में, और अफगानिस्तान में भी ये तालिबान करना चाहता है, सबको पता है। दूसरी बात यहां से कि महिलाओं को बुर्का पहनने के लिए सऊदी अरब में भी सख्त कानून, बुर्के की बात नहीं की, मैंने बुर्के की बात नहीं की। बुर्के में तो हिंदुस्तान में भी बहुत सी महिलाएं घूमती हैं, और बहुत सारी संस्थाएं कहते हैं कि बुर्का पहन लेना चाहिए। मैं बुर्के की बात नहीं कर रहा हूं, बुर्का पहने ना पहने ये महिलाओं का अपना चॉइस है, लेकिन मैं शरिया, लेकिन जिसके मैंने जो एक मिनट ना मैंने 2 सवाल पूछे आपसे, शोएब जमाई साहब, मैंने 2 सवाल पूछे। क्या जिस सऊदी अरब से आप तुलना कर, एक मिनट, जिस सऊदी अरब से आप तुलना कर रहे हैं,
क्या वो सऊदी अरब उस देश में शासन करने वाले मस्जिदों से खींचकर पत्रकारों को गोली मार देते हैं? जिस सऊदी अरब की बात कर रहे हैं, क्या वहां बच्चियों को सेक्स स्लेव बनाया जाता है शासन में बैठे लोगों के द्वारा? हाँ या ना बताइए ना। पत्रकारों की जहां तक अधिकारों की बात है तो सऊदी अरेबिया का तो रिकॉर्ड बहुत खराब रहा है। अभी अमेरिका और सऊदी अरेबिया में जो रिश्ते खराब हुए उसकी सबसे बड़ी वजह रही कि सऊदी अरब ने अपने ही एक खशोगी जो पत्रकार थे जो उनके खिलाफ लिख रहे थे उसको मरवाया उन्होंने यहां से दुबई में। आपको पता है पूरा इंटरनेशनल सबसे बड़ी न्यूज है। तो पत्रकारों के मामले में तो सऊदी का रिकॉर्ड रहा है। मैं ये कह रहा हूं कि अभी एक दिन हुआ है, हमें ये देखना चाहिए था कि यहाँ से अब जो ट्रांजिशन की बात हुई है, जिस यहाँ से जिस तालिबान को आप देख रहे हैं, तो तालिबान की जो एश्योरेंस है वुमेन राइट्स के ऊपर जो उनके सेक्स स्लेव पर भी बोल दीजिए ना। सऊदी अरब में ये भी जस्टिफाई कर दीजिए कि सऊदी अरब में भी सेक्स स्लेव बनाया जाता है बच्चियों को। सऊदी अरब में भी हाथ काटे जाते हैं और जो यहाँ से इल्लीगल होते हैं बहुत अच्छा सर, गर्दन काटी जाती है। बहुत अच्छा सर, सऊदी अरब में भी हाथ काटे जाते हैं। आपको पता नहीं है? एग्जैक्टली जहां इस्लामी, ये अच्छी बात कही, अरे बहुत अच्छी बात शोएब जोमई साहब ने बताई। उन्होंने कहा जहां इस्लामी अमीरात होगा, जहां शरिया कानून होगा, वहां लोगों के हाथ काटे जाएंगे, वहां बच्चियों को सेक्स स्लेव बनाया ही जाएगा, वहां महिलाओं को पढ़ने से रोका ही जाएगा। वहां पर बहुत अच्छी आपने अच्छा ये बात एक्सेप्ट करा। आज ये पूरे देश को, आज पूरे देश को सामने आपने एक्सेप्ट किया, ये अच्छी बात है। मैं बहुत बधाई देता हूं सर आपको कि आपने इस बात को स्वीकार किया कि जहां इस्लामी शरीयत होगी, जहां इस्लामी अमीरात होगी, वहां हाथ भी काटे जाएंगे, वहां पत्रकारों को मारा भी जाएगा, वहां बच्चियों को सेक्स स्लेव भी बनाया जाएगा। चलिए मैं आता हूं, 1 मिनट रुकिए, मैं ताहिल साहब के पास जा रहा हूं। 1 मिनट में आता हूं, रुकिए। ताहिल साहब आपने एक बात कही थी, मैं उसी पर आता हूं। 1 मिनट रुकिए ताहिल साहब, 1 मिनट ताहिल साहब बातें करके आप। ताहिल साहब मैं ये जानना चाह रहा हूं, ताहिल साहब ये जो आपने कहा, आपको क्या लगता है कि ये अब मजबूरी है भारत की, इसलिए हमारे पास ये विकल्प नहीं बचता, या वास्तव में आपको लगता है कि तालिबान जो है बदला हुआ तालिबान है? आपको लगता है मजबूरी है, अब हमारे पास विकल्प नहीं है, इसलिए चाहे जो भी तालिबान हो उससे हमें बातचीत करनी चाहिए? मैं आलोक जी से सहमत हूं कि ये बिल्कुल बर्बर तालिबान है और इनका जो सोच है वो इतना संकीर्ण है और उसमें कोई बदलाव नहीं आया है। और मैं मानता हूं कि अगर भारत के पड़ोस में, अब देखिए इसमें तो कोई शक है नहीं कि अफगानिस्तान के ऊपर तालिबान का राज होगा फोरसीएबल फ्यूचर में, तो वो भारत का तो पड़ोसी मुल्क है। तो हमारी मजबूरी है, मैं आपका वर्ड यूज करूंगा कि भारत की मजबूरी है कि तालिबान अभी तो बिल्कुल शांति से बैठे, अपने लोगों को सबको निकाल ले, फिर देखे कि तालिबान में किस तरह की गवर्नेंस वो चलाते हैं। पर किसी ना किसी स्टेज पर हमें उनसे कोई ना कोई डायलॉग का नहीं तो कांटेक्ट ढूंढ करना पड़ेगा। और मैं फिर कहूँगा कि मेरा मानना है अफगान पश्तून, अफगान उज़्बेक, अफगान ताजिक वो भारत के खिलाफ नहीं है, कोई वजह नहीं है। और हमें ये जो हमारे खिलाफ जो द्वेष पैदा कर रहा है ये पाकिस्तान कर रहा है, लश्कर तौयबा कर रहा है। और हमें ये चीज़ ध्यान में रखते हुए अपने जो एक पॉलिसी बनानी है वो अफगानिस्तान की तरफ बनाना चाहिए। और मैं ये भी कहूँगा कि हमें सेंट्रल एशियन रिपब्लिक से, रशिया से, ईरान के साथ अपनी पॉलिसी को कोऑर्डिनेट करना चाहिए, क्योंकि वो लोग भी बहुत घबराए हुए हैं कि अगर इस्लामिक इस तरह की बर्बरता का, तो ये तो उज़्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान वो तो है 21वीं शताब्दी में, और अफगानिस्तान है 15वीं शताब्दी में, वो तो बहुत डरे हुए हैं। और हम उनके साथ कोऑर्डिनेट करें कि क्या किस तरह का रुख तालिबान गवर्नमेंट के साथ अपनाया जाए, क्योंकि अमेरिका छोड़ के भाग गया है, यूरोप की कोई स्टेक नहीं है। हमें अब अमेरिका के साथ अपनी पॉलिसी कोऑर्डिनेट नहीं करनी चाहिए, हमें रशिया और सेंट्रल एशिया और ईरान के साथ अपनी पॉलिसी को कोऑर्डिनेट करना चाहिए। ठीक है, इससे पहले कि मैं इस डिबेट में आगे बढ़ूं, मैं आपको एक छोटी सी क्लिप सुनाना चाहता हूं। हालांकि सोशल मीडिया पर आप ऐसी बहुत सारी चीज़ें देख सकते हैं। मैंने शुरू में ही जिक्र किया, आपने अपनी स्टोरी में भी जिक्र किया कि हिंदुस्तान में बहुत बड़ा एक वर्ग है जो बर्बर तालिबान की वापसी पर तालियां बजा रहा है। ये वर्ग जो है कौन है ये भी समझना जरूरी है, क्योंकि मुझे लगता है कि तालिबान से जो खतरे होंगे वो होंगे। तालिबान क्या करता है क्या नहीं करता उसके लिए हम थोड़ा सा इंतजार भी कर लें,
तो वो खतरे अभी नहीं दिख रहे, तो बाद में दिखेंगे नहीं दिखेंगे, बात की बात, ये डिबेट का विषय हो सकता है। लेकिन तालिबान की सोच का समर्थन करने वाले लोग भी हिंदुस्तान में हैं, ये जानकर के आपको लगेगा कि खतरा बाहर से ज़्यादा घर के अंदर भी बैठा है। एक छोटी सी आपको क्लिपिंग सुनाता हूँ। ये क्लिपिंग जो है किसी ने रिकॉर्ड करी, एक जो है ट्विटर पर जो चर्चा होती है उस चर्चा का हिस्सा है, थोड़ी सी सुन लीजिए, उसके बाद मैं इस डिबेट में वापस आता हूँ। एक मैं अभी देख रहा था, एक खुशखबरी भी आप लोगों को देते चलो कि अशरफ गनी जो है वो रिजाइन कर दिए हैं, अल्लाह का शुक्र है। और तालिबान जो है वो धीरे धीरे इमारत इस्लामिया को कायम करने की अल्हम्दुलिल्लाह जी गामजन है। तो मुझे वो लगता है कि हाँ, हमें उनसे सबक लेना चाहिए और सीखना चाहिए कि आज़ादी हासिल करने के लिए किस तरह की जिद्दोजहद और कोशिश करनी चाहिए। तो तालिबान से भी सीखना चाहिए कि आज़ादी हासिल करने के लिए किस तरह की जद्दोजहद। ये हिंदुस्तान के कुछ लोग थे जिनमें कुछ पत्रकार भी थे, हालांकि वो पत्रकार कुछ इस तरह के पत्रकार थे दरअसल जो लोग फेक न्यूज़ फैलाने के लिए जो जेल भी जा चुके हैं, ऐसे लोग थे, लेकिन ये लोग भी थे। और दूसरी तरफ गजाला वहाब जो हैं, एक जानी मानी राइटर हैं, पत्रकार हैं, उन्होंने भी इसे जस्टिफाई किया। उन्होंने कहा कि ये लेजिटिमेट चीज़ थी और उनका समर्थन उन्होंने किया। मतलब आज इस पर हंसा जाए या रोया जाए, जो लोग भारत में एमनेस्टी का झंडा उठाए हुए थे, जो एमनेस्टी, जो ह्यूमन राइट की बात करने वाले जो एमनेस्टी था, जो लोग उसका झंडा उठाए हुए थे, उनमें से आकार पटेल जैसे लोग, वो भी इसका समर्थन करते। तो भारत में एक वर्ग ऐसा भी है। बरखा जी, कौन लोग हैं ये जो इस तरह का जश्न मनाने वाले लोग हैं? मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि तालिबान की बर्बर तालिबान आया तो ये लोग बड़े खुश हो रहे हैं। ये देख लीजिए कैसे ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट हैं, इनका क्या एजेंडा है। ये सब फेक लोग हैं, फेक, इनकी गलत मानसिकता है, जो खुशियां मनाते हैं किसी की मौत के ऊपर। जो बर्बरता हो रही है, वो जितनी इनजस्टिस हो रही है, इसके खिलाफ तो कोई भी नहीं आया। ना आमिर खान आया सामने, जो कहता था कि बहुत इंटॉलरेंट है, मैं इंडिया में बहुत अनसेफ फील करता हूं, तो वो यहाँ से क्यों नहीं चले जाते? बरखा दत्त, बहुत सारे नाम है, स्वरा भास्कर। छोड़िए, ऐसे लोगों के नाम मेरे शो में मत लीजिए। इन लोगों की इतनी हैसियत नहीं है, मतलब मुझे नहीं लगता कि इनके नाम लेने चाहिए। अरे ये इतना ज्ञान बांटते हैं अशोक जी, इतना ज्ञान बांटते हैं हर बात पे, तो आज कहाँ है ये ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट? क्यों नहीं सामने आ रहे? इस बर्बरता के खिलाफ क्यों नहीं बोल रहे? और मैं ये बार बार कह रही हूँ कि तालिबान में जो हुआ है, इसका बहुत ज्यादा फायदा पाकिस्तान और चाइना उठाएगा। हमें आगे आने वाले दिनों में बहुत ज्यादा मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा, मानिए ना। इसीलिए शोएब जमई कह रहे हैं ना कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान फायदा ना उठाए, इसलिए आप भी तालिबान से बात कीजिए, आप भी तालिबान से रिश्ते कायम कीजिए, इसलिए तो कह रहे हैं। आतंकवादियों से क्या बात करेंगे? आतंकवादी सिर्फ आतंक करना जानते हैं, उनसे किस भाषा में बात करी जाए, कोई मुझे ये बताएगा? और ये जो हिंदुस्तान में बैठे लोग नहीं बोल रहे इसके खिलाफ, वो उतनी खुशियां मना रहे हैं। ये कौन से ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट है? ये कहां पे है? इनका कौन सा एजेंडा होता है? ये मियां खलीफा वगैरह हमेशा जब देश तोड़ने वाली बातें, ये जेएनयू वाले कहां हैं? जब देश तोड़ने वाले लोग हैं, ये सारे एक्सपोज हो गए हैं। लेकिन ये एक्सपोज हो या ना हो, खतरा बहुत बड़ा है हमारे लिए। ये खतरा बहुत बड़ा है। बार बार कहती हूं कि हमें सावधान रहने की जरूरत है। वहां पे आप देखिए, इतनी संख्या में लोग जुटे हुए हैं भारत आने के लिए। अब कैसे इन लोगों को भारत लाया जाए, कैसे इन्हें कहां रखा जाएगा? इतनी पॉपुलेशन पहले ही है भारत की। ये डरा हुआ मुसलमान आगे पता नहीं कितना डरता रहेगा और क्या क्या डर डर के करता रहेगा। ठीक है, मार तो सिर्फ हम खा रहे हैं, ठीक है, सिर्फ परेशानियां तो हमें उठानी पड़ रही है। ठीक है, भारतवर्ष हमारे लिए कब हमारा होगा? ये कब आते रहेंगे यहाँ पर, अपना अड्डा जमाते रहेंगे और हमारा गला घोटते रहेंगे, ठीक है, आतंकवाद यहाँ फैलाते रहेंगे? ठीक है बरखा जी, रुकिए। ठीक है, ठीक है, ठीक है बरखा जी, बरखा जी, बरखा जी, ठीक है बरखा जी। शोएब जमई साहब, जो लोग आज जो लोग खुशी मना रहे हैं, वो वही लोग हैं जो भारत को इंटॉलरेंट कहते थे भारत में अल्पसंख्यक सुरक्षित नहीं है। लेकिन आज अफगानिस्तान से सारे जो हैं, जो लोग भाग रहे हैं, मैक्सिमम लोग आज हिंदुस्तान में आना चाहते हैं। उनमें अल्पसंख्यक भी हैं, उनमें हिंदू भी हैं, हिंदू सिख तो हैं ही, उसमें बहुत सारे मुस्लिम भी हैं, अल्पसंख्यक भी हैं वहाँ के, वो लोग भी भारत आना चाहते हैं। जबकि आप लोग और बहुत सारे लोग हिंदुस्तान में कहते हैं अल्पसंख्यक सुरक्षित नहीं है। देखिए आलोक जी,
चूंकि बहुत कंपैरिजन इस डिबेट में किया जा रहा है कि भाई वहाँ कुछ हो रहा है तो यहाँ भारत के लोग ऐसा कह रहे हैं, ऐसा कह रहे हैं। हम इसमें एक सवाल बड़ी संजीदगी से मैं पूछूंगा, मुझे लगता है कि किसी भी पैनलिस्ट को बुरा नहीं लगना चाहिए, और अगर आपको कोई जवाब देना है तो मेरे सवाल पूरे होने के बाद दीजिएगा, उतावले मत होइए। देखिए, एक फॉरेन लैंड पे कुछ हुआ है, फॉरेन लैंड पे वहां पे सरकार बदली है, लोग छोड़ के भागे हैं या फोर्सेस ने सरेंडर किया है और दूसरे ने कब्जा किया है, अफगान प्रेसिडेंट खुद भाग गए हैं। अब सवाल ये उठता है कि उस पर आप भारत में, इस देश में रहने वाले लोगों पर उंगली उठाते हैं कि ऐसा क्यों नहीं बोलते, वो क्यों नहीं बोलते, खुशियां क्यों मना रहे हैं या चुप क्यों। मैं एक सवाल इस पर पूछ तो सकता हूं ना कि जिस वुमेन राइट्स, जिस महिला अधिकार, जिस महिला संरक्षण की आप बात कर रही हैं अफगानिस्तान के हवाले से, तो भारत में जब महिलाओं के अत्याचार और रेप की बात खुले तौर पे की जाती है, सुल्ली डील्स नाम करके ऐप बना करके महिलाओं को बेचने की बात होती है, खुलेआम जो है धमकियां दे करके दलित परिवारों की बच्चियों को रेप किया जाता है और उसको आधी रात जला दिया जाता है, तो आपने उस पर तो कभी नहीं सरकार से सवाल पूछा। आपने नहीं किसने कहा का कि सवाल नहीं 9 साल पूछा? किसने का सवाल? एक मिनट रुकिए, एक मिनट रुकिए, एक मिनट रुकिए बरखा जी, एक मिनट रुकिए बरखा जी, एक मिनट रुकिए। किसने सवाल नहीं पूछा इस देश में? इस देश में बलात्कार पे किसने सवाल नहीं पूछा? शोएब जमाई जी, ये देश है हिंदुस्तान, यहाँ पे सवाल पूछे जाते हैं। आपसे भी सवाल पूछेंगे, बलात्कारियों से भी पूछेंगे, लेकिन आप लोग तालिबान से सवाल नहीं करेंगे। तालिबान से सवाल करने में आपकी ऐसी तैसी हो जाती है। हिंदुस्तान में सवाल भी कर लेंगे, हिंदुस्तान में उंगली भी उठा लेंगे। किसने कहा कि हिंदुस्तान में बलात्कार में सवाल नहीं उठते हैं? किसने कहा आपको? आप खुद ही 50 तरह की डिबेट में शामिल होते हैं। शोएब जमाई साहब सुनिए, शोएब जमाई साहब सुनिए, आप खुद ही इस तरह की डिबेट में शामिल होते हैं, लेकिन सवाल यह है कि एक बर्बर तालिबान का प्रशंसक कौन है? आप जैसे लोग बर्बर तालिबान के प्रशंसक हो जाते हैं तब सवाल उठता है, क्योंकि आप लोग कश्मीर में भी आतंकवाद का समर्थन करते हैं। आप लोग हर जगह आतंकवाद का समर्थन करते हैं। सवाल इसलिए उठते हैं, समझे ना आप? शोएब जमाई साहब इसलिए उठते हैं। आप जो कह रहे हैं, कितनी बार हिंदुस्तान में हर बलात्कार पे मीडिया सवाल उठाता है। मीडिया को यह आजादी है। हिंदुस्तान में हर बलात्कार पे राजनीतिक पार्टियां सवाल उठाती हैं, हर महिलाओं के हक के लिए सवाल उठाती हैं। महिलाओं को यहां पर पूरी तरह, और रेप की अगर बात करेंगे ना आप, तो रेप अमेरिका में भी होते हैं, रेप स्वीडन में भी होते हैं। और स्वीडन में एक जमाना था, आज के 5 साल पहले स्वीडन में दुनिया के सबसे ज्यादा बलात्कार होते थे, लेकिन वहां पे महिलाओं को यह हक है कि वो अपनी मर्जी से शादी कर सकें। वहां पर महिलाओं को यह हक है, और भारत में भी महिलाओं को हक है कि वो निकले घर से, कहीं भी नौकरी कर सके। आप जैसे लोग उनको पर्दे के लिए मजबूर करते होंगे, आप जैसे लोग उनको 3 तलाक के लिए बोलते होंगे, लेकिन बाकी हिंदुस्तान पूरी तरह से आजाद है। इस बात को याद रखिए, महिलाओं के लिए भी आजाद है, मीडिया के लिए भी आजाद है, और अल्पसंख्यकों के लिए हिंदुस्तान से खूबसूरत देश कोई नहीं है। इसलिए आज लोग अफगानिस्तान से भागकर यहां आना चाहते हैं। रुकिए एक मिनट, लेकिन हम अब रुकिए, बरखा जी और इनकी दोनों की आवाज डाउन कीजिए। मुझे अब सेंसिबल मुद्दे पर आना है, बरखा जी और इनकी दोनों की आवाज, क्योंकि मुझे सेंसिबल मुद्दों पर आना है। ये जिस तरह के सवाल जो अभी शोएब जमाई साहब ने उठाए, ये सेंसिबल सवाल नहीं थे। सेंसिबल सवाल का जवाब भी दिए जाते हैं, लेकिन फिर भी मैं जवाब दे रहा हूं। उन्होंने सेंसिबल सवाल नहीं किया शोएब जमाई साहब, फिर भी आपको जवाब दे रहा हूं कि हिंदुस्तान में हर बलात्कार पे महिलाएं जब जलाई जाती हैं, महिलाएं जब पीड़ित होती हैं, और उस तरह के हर हक हिंदुस्तान में मिलते हैं, पूरा मीडिया सवाल उठाता है, हम उठाते हैं। और आप रुकिए एक मिनट, आप खुद भी टेलीविजन चैनलों में बैठ करके डिबेट करते हैं। अगर तालिबान के राज में आप महिलाओं के हक में बोलेंगे ना, तो अगले दिन आप किसी खंबे से लटकाए हुए मिलेंगे। यहां पर तो आप बोल लेते हैं इतना, तालिबान के राज में बोलेंगे, अगले दिन खंबे से लटकाए मिलेंगे आप। इतनी हिम्मत नहीं है आपकी, और अगर इतनी हिम्मत है शोएब जमाई साहब, तुम जाइए अफगानिस्तान में, वहां महिलाओं के हक में आवाज उठा के दिखाइए। आपको एक दिन में छठी का दूध याद आ जाएगा। अगर जिंदा वापस आ जाए, दानिश सिद्दीकी की तरह अगर वहां पर हलाक ना हुए, जिंदा वापस आ जाए, तब यहां पे बात कीजिएगा, तब 2 टूक में आपको दोबारा बुलाऊंगा। लेकिन वहां से अगर आ जाएंगे तब, वरना दानिश सिद्दीकी की तरह आप भी आएंगे नहीं। इस बात को याद रखिए, कोई भी झूठ बोलने से पहले इस बात को याद रखिए।
आलोक बंसल जी, आलोक बंसल जी, आलोक बंसल, रुकिए एक मिनट, आवाज मैंने कहा बरखा जी और इनकी आवाज डाउन कीजिए, इस समय सेंसिबल मुझे मुद्दों पर आने चाहिए, मुझे सेंसिबल डिबेट पे आने दीजिए। देखिए आलोक बंसल जी, देखिए, जब तक हमारे नागरिक वहां पे हैं, हमें वहां से निकालना है, तो हमें शायद थोड़ा संयम रखना पड़ेगा। और इसी कारण आपने देखा कि भारत सरकार ने कोई कड़ा वक्तव्य नहीं जारी किया है, क्योंकि इस वक्त हमारी रिक्वायरमेंट है कि हमारे जो नागरिक हैं, हमारे जो दूतावास में कर्मचारी हैं, वो निकलें। और इसलिए हो सकता है कि उनके साथ कुछ वार्तालाप करना आवश्यक हो, लेकिन उनको लेजिटिमेसी प्रोवाइड करना मेरे ख्याल से तालिबान को इस वक्त बहुत ही गलत होगा। शोएब जमाई साहब को यह कष्ट था कि मैंने अमेरिका का क्रिटिसिज्म नहीं किया। अगर वो किसी और डिबेट में आते, किसी और मुद्दे पे आते, तो मैंने हमेशा यह कहा है कि अफगानिस्तान की जो सेना की जो अफगानिस्तान का जो पतन हुआ, उसके पीछे अमेरिका जिम्मेदार है। क्योंकि अगर आपने अफगानिस्तान का इतिहास पढ़ा होता तो आप देखते कि नजीबुल्लाह का जो पतन हुआ था वो भी ऐसे ही हुआ था, बिल्कुल, क्योंकि उनके की कमांडर्स जो थे क्रॉस ओवर कर गए। अफगानिस्तान में जो सत्ता परिवर्तन होता है वो अधिकतर जब ही होता है जब की कमांडर्स हैव क्रॉस्ड ओवर। चाहे नजीबुल्लाह का पतन हो या मुजाहिदीन से जब पिछली बार तालिबान ने कैप्चर किया था तब भी ऐसे किया था। और इसलिए जो मनोवैज्ञानिक स्थिति है वो बहुत महत्वपूर्ण है। चूंकि अमेरिका ने एक अनाउंसमेंट किया राष्ट्रपति बाइडेन ने कि वो इस तारीख से करेंगे, और उसके बाद तालिबान ने अपने सारे वादों को तोड़ दिया, और उसके बाद जो हुआ वो आपके सामने है। तो ऐसी आउटफिट जो किसी वादे पर नहीं खरी उतरती, जो उन्होंने जो भी वादे किए, जो भी एग्रीमेंट्स किए दोहा में, उनमें से किसी को उन्होंने पालन नहीं किया। तो ऐसी आउटफिट पे हम क्या भरोसा करें, और ऐसी आउटफिट को हम क्यों लेजिटिमेसी दें उनको रिकॉग्नाइज करके। और इस वक्त तो पश्चिमी देश भी ये मान रहे हैं। बोरिस जॉनसन जो कि कुछ हद तक गिल्टी है अमेरिका के साथ इस स्थिति के, उन्होंने भी कहा है किसी भी राष्ट्र को बायलैटरली तालिबान को रिकॉग्नाइज नहीं करना चाहिए। तो ये तो मेरे ख्याल से वैश्विक लेकिन आलोक जी, चीन और पाकिस्तान तो बिल्कुल तैयार बैठे हैं देने का, तो इसका इम्पैक्ट तो दुनिया पर पड़ेगा ना। देखिए, पाकिस्तान ने तो पिछली बार भी रिकॉग्नाइज किया था। तालिबान इस वक्त पाकिस्तान के द्वारा ही लाया गया। अगर आप ये सोचें कि काबुल में उन्होंने 15 अगस्त को एंट्री की और क्यों की, तो उसके पीछे भी आपको उत्तर मिल जाएगा कि 15 अगस्त 1975 को शेख मुजीबुर रहमान की हत्या हुई थी, तब भी 15 अगस्त क्यों चुना गया था। तो आपको यह पता चल जाएगा कि पाकिस्तान का कितना हाथ है इन सारी चीजों में। लेकिन पाकिस्तान के रिकॉग्निशन की बात नहीं है। चीन और रूस जो है अपने दूतावास को अभी जारी रखने के लिए उन्होंने घोषणा किया है, लेकिन किसी ने भी अभी रिकॉग्निशन की बात नहीं की है। तो देखते हैं, आगे चलकर देखते हैं क्या होता है। और भारत सरकार के लिए इस वक्त जो महत्वपूर्ण चीज है कि काबुल एयरपोर्ट से किस तरीके से हमारे दूतावास और जो 200 लोग जो दूतावास के अंदर हैं वो आते हैं, अन्य अफगान नागरिक जो भारत आना चाहते हैं वो किस तरीके से आते हैं, उसके बाद जो कदम उठाने हैं वो उठाए जाएंगे। और मुझे नहीं लगता कि भारत सरकार इस वक्त तालिबान की हुकूमत को रिकॉग्नाइज करने वाली है। आगे चलकर क्या होगा, अगर तालिबान का अपने आप को बदलते हैं